तो मुझे जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एक बेसिक अरेंजमेंट की बात की थी उसमें कि न्यूरॉन्स के एक्सॉन में अरेंजमेंट कैसा रहता है। अगेन मैं बता दूं कि हम सिर्फ एक्सॉन की बात इसीलिए करते हैं क्योंकि एक्सॉन एक मेन चैनल है जहां से इम्पल्स पास होगी। बाकी न्यूरॉन से भी होती है, बाकी न्यूरॉन भी है हमारे पास जहां से इम्पल्स पास होगी, बट उसमें क्या होता है कि वो रीजन, इस रीजन में कहीं पे भी कनेक्टिविटी बन रही हो सकती है, ठीक है। बट एक्सॉन ऐसा रीजन है जहां पे कनेक्टिविटी नहीं बनती, बस इम्पल्स पास होती है, ठीक है। तो एक्सॉन को रेफरेंस लेते हुए हम इम्पल्स की माइग्रेशन को स्टडी करते हैं। डेंड्राइट का काम है इम्पल्स को साइटोन की तरफ लेके आना, और एक्सॉन का काम है साइटोन से दूर लेके जाना टुवर्ड्स अनदर न्यूरॉन और मस्कुलर रीजन, ठीक है। तो बच्चे ये सब चीजें जो है, जो जनरेशन हो रही है और कंडक्शन हो रही है, वो स्टेप बाय स्टेप होती है, एक एक करके। पहले इम्पल्स जनरेट होगी और उसके बाद वो आगे 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 मूव करेगी। तो पहला स्टेप बात करते हैं, पहले स्टेप की बात करते हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स में। वो पहला स्टेप है डीपोलराइजेशन। हम कल बात की थी हमने कि कल हमने जाना था कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो पोलराइज्ड स्टेट में है। पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब मेम्ब्रेन के दोनों तरफ अलग अलग आयनिक अरेंजमेंट है, चार्ज अरेंजमेंट है, अंदर की तरफ नेगेटिव और बाहर की तरफ पॉजिटिव। तो उससे मैं बताऊंगी पोलराइजेशन के अंदर, पोलराइजेशन हेडिंग के अंदर। पोलराइजेशन यानी कि रेस्टिंग पोटेंशियल, इसको रेस्टिंग पोटेंशियल कहा जाता है। मैं वही लास्ट लेक्चर वाला कंसेप्ट ही एक्सप्लेन करने वाली हूँ, लेकिन एक बेसिस के साथ। अब कल हमने लास्ट लेक्चर में हमने जनरली बात किया था कि ऐसा सा अरेंजमेंट होता है, और आज मैं बताऊंगी वैसा अरेंजमेंट तब होता है जब न्यूरॉन अपनी रेस्टिंग स्टेट यानी कि रेस्टिंग पोटेंशियल पे होता है, ठीक है। मैम ब्लर आ रहा है। तो बच्चे इस केस में तो हमारे पास हमने कहा था कि इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट होता है। ये मैं बना रही हूँ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन अगेन, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है और ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में हमारे पास इंटरनल नेगेटिव चार्ज होने वाला है, 2 चैनल्स होंगे और एक पंप होगा, ठीक। तो बच्चे एक आया हमारे पास सोडियम चैनल, मैं यहाँ पे बना देती हूँ। हमारा सोडियम चैनल जो है वो ये है। ध्यान देंगे यहाँ पे हमारे पास पहला चैनल जो था वो सोडियम चैनल था, जो कि अभी भी क्लोज है। मैं रेस्टिंग पोटेंशियल बता रही हूँ, रेस्टिंग स्टेट बता रही हूँ न्यूरॉन की। पहले हम जनरल बेसिस से लास्ट लेक्चर में डील करते आए हैं, आज हम उसके हेडिंग के अंदर डील कर रहे हैं, बस डिफरेंस ये है, कंसेप्ट सेम है, ठीक है। तो ये हमारे पास सोडियम चैनल है और ये आया हमारे पास दूसरा चैनल जो हमने बनाया था पोटेशियम चैनल। और मैंने कहा कि हमारे पास इस तरीके से पूरा एक्सॉन है, तो पूरे एक्सॉन में चारों तरफ चैनल्स हैं, ठीक है, चारों तरफ चैनल्स हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक ही साइड पे चैनल होगा। फर्दर हमारे पास नेक्स्ट है सोडियम पोटेशियम पंप। ये पंप है, ये चैनल नहीं है। चैनल जो होते हैं वो गेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये पंप है हमारे पास, ठीक है। तो बच्चे ये हो गए तीनों हमारे पास, सोडियम एंड पोटेशियम चैनल एंड देन पंप, फाइन। अब अंदर नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज लगाएंगे। नेगेटिव चार्ज क्यों? क्योंकि अंदर आयनिक स्टेट हमारे पास इस तरीके से है कि पॉजिटिव आयन से ज्यादा नेगेटिव आयन का अरेंजमेंट है। डीएनए भी नेगेटिव चार्ज का होता है, थोड़ा इफेक्ट वो डाल देता है, ठीक। और अंदर हमारे पास पोटेशियम ज्यादा होगा, इसीलिए सिर्फ पोटेशियम मार्क कर रहे हैं, बाहर सोडियम ज्यादा होगा तो हमने वो लिख दिया। है कुछ डिफरेंस? कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो वही चीज हमने दोबारा बात की, जैसे सोडियम चैनल, दिस इज पोटेशियम चैनल, and this one is sodium potassium pump.
अब बच्चे पोलराइजेशन के दौरान क्या क्या चीजें हैं वो मैं लिख देती हूँ, ठीक है। पहला क्या है हमारे पास इंटरनली पोटेशियम ज्यादा होगा, more potassium in exoplasm and more sodium in extracellular region. extracellular region में ज्यादा सोडियम होगा, ठीक है, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद नेगेटिव चार्ज एट एक्सोप्लाज्मिक रीजन में हमारे पास नेगेटिव चार्ज है एंड पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स एक्स्ट्रासेल्युलर रीजन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास चैनल्स की बात करें तो सोडियम और पोटेशियम चैनल दोनों क्लोज हैं। बोथ सोडियम एंड पोटेशियम चैनल्स रिमेन क्लोज्ड, वो क्लोज रहेंगे। तो पोलराइजेशन क्या है? रेस्टिंग स्टेट। तो रेस्टिंग स्टेट के बाद दौरान दोनों चैनल्स क्लोज रहते हैं। लेकिन सोडियम पोटेशियम पंप की बात करते हैं, इसका स्टेट क्या रहेगा? तो बच्चे न्यूरॉन्स हमारे पास बॉडी में क्या होते हैं, जैसे हमारे पास जैसे गेटेड चैनल्स है, नॉर्मली रेगुलेटेड है, जैसे गेट बंद है, पर कुछ चैनल्स ऐसे होते हैं जिसमें गेट नहीं होता, उनमें लीकेज होता रहता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से एक एबनॉर्मेलिटी आने के चांसेस होते हैं, चार्ज अरेंजमेंट चेंज होने के चांसेस होते हैं, उसे लीकी चैनल्स कहते हैं। ये चैनल्स जो है ये गेटेड चैनल्स है। सोडियम और पोटेशियम चैनल दोनों गेटेड है, अभी बंद है, गेट लगा हुआ है, रेगुलेटेड है, ऐसे नहीं खुलेंगे बिना इंस्ट्रक्शन के। लेकिन लीकी चैनल में कंटिन्यूसली पैसेज होता रहता है, जिसके लिए सोडियम पोटेशियम पंप हमेशा वर्किंग में रहता है, रेस्टिंग स्टेट में भी। क्यों? क्योंकि ऐसा अरेंजमेंट रहना चाहिए, बाहर सोडियम ज्यादा, अंदर पोटेशियम ज्यादा, अंदर नेगेटिव आयन चार्ज ज्यादा चार्ज होना चाहिए और बाहर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो बच्चे इसी केस में सोडियम पोटेशियम पंप जो है इट इज फंक्शन। लेकिन सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो ऐसे काम नहीं करता बिना मतलब के। बच्चे वो यूज करता है एक एटीपी एनर्जी, हर मूवमेंट के लिए वो एक एटीपी यूज करता है, यानी कि आप घर पे सो रहे हो तो भी आप कैलोरीज बर्न कर रहे हो, ठीक है, ठीक है। तो बच्चे आप रेस्टिंग स्टेट में भी आपका न्यूरॉन जो है वो आपकी एनर्जी यूज कर रहे हैं, ठीक है। आप सोते वक्त भी एनर्जी यूज कर रहे हो, यानी कि आपके न्यूरॉन कुछ काम नहीं कर रहे, बस खुद की एक रेस्टिंग स्टेट मेंटेन करने के लिए एनर्जी यूज कर रहा है, ठीक। ठीक है, तो बच्चे इट यूजेस 1 एटीपी। ऐसा नहीं है कि पूरे फंक्शन के लिए, सिर्फ एक मूवमेंट के लिए। वो कैसे करवाता है वो हम नेक्स्ट स्टेप में जानेंगे, यानी कि डीपोलराइजेशन। पोलराइजेशन यानी कि एक तरफ नेगेटिव और दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि मेन बेसिक रेस्टिंग अरेंजमेंट। तो डिपोलराइजेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टेप हम पहले कर चुके थे, अब इससे बात करेंगे डिपोलराइजेशन की, यानी कि हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है आफ्टर पोलराइजेशन, और इसे कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। रेस्टिंग स्टेट थी, ये एक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। अब बच्चे क्या हुआ, अगेन सेम एग्जांपल ले लूं, तो किसी ने आपको दूर से खींच के चांटा लगाया, ठीक है। सबसे अच्छी और सबसे रिलेटेबल एग्जांपल होती है ना। अगर दोस्त ने लगाया तो स्टिमुलस मिला, रिस्पॉन्स क्या आएगा कि सामने से दोस्त को एक और बढ़ेगी, लेकिन टीचर ने लगाया तो फिर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब वो दो अलग अलग कंडीशंस हैं, बट हर केस में स्टिमुलस बना ना, ब्रेन तक तो मैसेज जाएगा ही जाएगा ना। आपने रिएक्शन नहीं दिया, दैट्स द डिफरेंट थिंग, बट स्टिमुलस तो ब्रेन तक पहुंचा, पेन तो होगा, ठीक है।
तो बच्चे वो मैसेज कैसे पहुंचा? वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की हेल्प से पहुंचा। इम्पल्स क्या है? नर्वस इम्पल्स क्या है? नर्वस इम्पल्स एक इलेक्ट्रिकल चार्ज और इलेक्ट्रिकल करंट है जो मैसेज को लेके जा रहा है, और डीपोलराइजेशन के दौरान हमें उसी करंट की फॉर्मेशन के बारे में बात करनी है। तो स्टिमुलस मिला, अभी तक न्यूरॉन इस तरीके से रेस्ट कर रहा था, अचानक उसको स्टिमुलस मिला, वो डीपोलराइज हो गया। क्या हो गया? डीपोलराइज, यानी कि एक्शन में आ गया। और एक्शन में हमारे पास क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ चैनल्स खुले, कुछ बंद ही रह गए, और चार्ज अरेंजमेंट कुछ चेंज हो गया। तो मुझे हमारे पास ये था सोडियम चैनल, तो यही सोडियम चैनल मैं दोबारा बना रही हूँ। कहाँ चेंज आएगी वो इस डायग्राम बनाने के बाद बताती हूँ। तो ये आ गया सोडियम चैनल अपनी प्लेस पे, ये आया पोटेशियम चैनल, ठीक है, पोटेशियम चैनल है, और उसके बाद ये आया सोडियम पोटेशियम पंप। तो मुझे ये तीनों चीजें हमारे पास यहाँ पे हैं, और कौन एक्टिविटी कर रहा है कौन नहीं कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। बच्चे क्या हुआ? एक्शन पोटेंशियल मिला। अब हमें क्या करना है? कुछ ऐसी चीज करनी है कि ये स्टेबल आयन है मूव करना शुरू करे। अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव चार्ज, ये नियरली स्टेबल ही हो गया। स्टेबल किसकी वजह से? सोडियम पोटेशियम पंप ने इसको मेंटेन करके रखा है। बट जब तक ये आयन मूवमेंट नहीं होगी तो चार्ज क्रिएट होगा, करंट क्रिएट होगी? नहीं होगी। आयन मूव करेंगे तो करंट जनरेट होगी ना, तो वही करंट जनरेट करनी है, वही करंट जनरेट करनी है। तो वही करंट जनरेट करने के लिए अब हमें जरूरत है कि कोई चैनल खुले, क्योंकि अंदर पोटेशियम ज्यादा है बाहर सोडियम ज्यादा है। कोई भी चैनल खुलेगा तो आयन की मूवमेंट होगी, आयन की मूवमेंट होगी। तो बच्चे बड़ा स्मार्टली काम होता है। बाहर सोडियम ज्यादा था, अंदर पोटेशियम ज्यादा था, ठीक है। अब क्या होगा? ये चैनल स्टिमुलस आने पे खुल जाता है। कौन सा चैनल? सोडियम चैनल। सोडियम चैनल क्या हुआ? खुल गया। कब खुला? जब स्टिमुलस मिला, ऐसे नहीं खुलेगा। स्टिमुलस मिला तभी ही खुलेगा। तो स्टिमुलस मिलने पर कौन सा चैनल खुलता है? सोडियम चैनल खुलता है, ठीक है। अब सोडियम चैनल खुल गया, और खुलने के बाद उसकी मूवमेंट कहाँ पे होगी? सोडियम की मूवमेंट होगी। कहाँ पे होगी? मैंने कहा था स्पेसिफिक चैनल है, जो चैनल जिसके लिए है वो उसी चीज को मूव करवाएगा। तो कहाँ पे मूवमेंट होगी इस चीज की? अंदर की तरफ, यानी कि सोडियम बाहर एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स में है, वो अंदर की तरफ मूव करेगा। क्यों? क्योंकि एक्टोप्लाज्म वाली साइड हमारे पास सोडियम की कंसंट्रेशन कम है। तो चीज कहाँ पे मूव करती है? जहां पे उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो उससे वहां पे जहां पे उसकी कंसंट्रेशन कम होगी, है ना। टेम्परेचर या हीट भी ऐसे ही ट्रांसफर होता है ना। वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू भी वहीं पे जाता है जहां पे उसकी कंसंट्रेशन कम होती है और जरूरत ज्यादा। तो बच्चे वैसे ही यहाँ पे हुआ, सोडियम भी अंदर आना शुरू हो गया। सोडियम अंदर आना शुरू हो गया। पोटेशियम बाहर जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो पोटेशियम चैनल बंद ही है ना अभी तक, उसमें तो कोई चेंज नहीं आया। मैंने कहा स्टिमुलस सिर्फ और सिर्फ सोडियम चैनल को खोलेगा। अभी तक दोनों चैनल बंद थे, यहाँ पे सिर्फ सोडियम चैनल खुला। स्टिमुलस ने क्या किया? सोडियम चैनल को खोल दिया, बाकी सारे चैनल और पंप बंद हो गए हैं, बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहा, सिर्फ सोडियम चैनल खुला रहा, ठीक। और सोडियम अंदर आना शुरू हो गया, लेकिन पोटेशियम बाहर नहीं जा रहा है। बाकी जो आयन जहां पे थे वो वहीं पे हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा, बस सोडियम अंदर आ रहा है। एक पॉजिटिव आयन अंदर आ रहा है। अब पोटेशियम अंदर बंद है, नेगेटिव आयन नॉर्मली ज्यादा थे, लेकिन अब कुछ और पॉजिटिव आयन अंदर आना शुरू हो गए, जिसकी वजह से पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन अंदर बढ़ेगी। अंदर अभी तक कौन सा चार्ज था रेस्टिंग स्टेट में? नेगेटिव। लेकिन अब पॉजिटिव आयन अंदर आ रहा है, पोटेशियम तो कहीं नहीं जा रहा, कोई नेगेटिव आयन भी कहीं नहीं जा रहा है, बस सोडियम अंदर आता जा रहा है। जिसकी वजह से क्या होगा? अंदर एक्सोप्लाज्म वाली साइड पॉजिटिव आयन बढ़ने की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अंदर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो रही है, यानी कि पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही है, नेगेटिव की बढ़ती जा रही है सोडियम माइग्रेशन की वजह से, इसलिए बाहर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट से चेंज हो गया। रेस्टिंग स्टेट में अंदर नेगेटिव था बाहर पॉजिटिव था, यहाँ पे अंदर पॉजिटिव हो गया बाहर नेगेटिव हो गया।
हो गया ना बच्चे? तो बच्चे ये चीज जो है, ये नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट जो ऑल्टर हो गई, जो चेंज हो गई है, तो अभी भी नेगेटिव और पॉजिटिव है। नॉर्मली क्या होना चाहिए था? अंदर नेगेटिव होना चाहिए, तो बाहर पॉजिटिव होना चाहिए था। उससे तो ऑल्टर हो गया ना। तो मतलब जो हमारी नॉर्मल पोलराइज स्टेट थी वो ऑल्टर हो गई, वो डिस्टर्ब हो गई, इसको डीपोलराइजेशन कहते हैं। और ये जो आयनिक मूवमेंट हो रहा है, ये करंट क्रिएट कर रहा है, एंड दिस इज द जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स। ये इंपल्स की जनरेशन हुई, ठीक है, ये इंपल्स की जनरेशन हुई, यहां पे जनरेट हुई है। डीपोलराइजेशन स्टेट को एक्शन पोटेंशियल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस पोजीशन पे हमारे पास इंपल्स जनरेट होती है। क्यों? क्योंकि इसके इसमें आयनिक मूवमेंट हो रहा है। आयन का मूवमेंट होना मतलब करंट। आयन क्या है? एक चार्ज को कैरी कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है, तो चार्ज का मूवमेंट तो करंट होता है ना। तो सोडियम आयन मूव कर रहा है अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, मूवमेंट तो हो रहा है ना। हमें कौन सी करंट को कहीं और लेके जाना है? हमें तो खुद न्यूरॉन के पास ही रखनी है करंट, तो उसके अंदर ही आगे पीछे मूवमेंट हो रहा है। तो चार्ज क्रिएट हुआ, करंट क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हो गई। सो ये है हमारे पास स्टिमुलस। ये स्टिमुलस जाने की तैयारी हो रही है ब्रेन के पास, ठीक है। तो क्या हुआ हमारे पास इस दौरान? क्या होगा? सोडियम चैनल जो है वो ओपन हो जाएगा, पोटेशियम चैनल एंड सोडियम पोटेशियम पंप रिमेन्स क्लोज्ड। वो क्लोज रहेंगे, ठीक है। दूसरा, सोडियम स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स एक्सोप्लाज्म, वो एक्सोप्लाज्म की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो इनर साइड क्या होगा? इनर साइड पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा एंड नेगेटिव चार्ज आउटसाइड। So this forms the depolarized state. तो ये हमारे पास depolarized state आ गई। तो बच्चे अब हमारे पास ये है न्यूरॉन, ठीक है, ये न्यूरॉन है हमारे पास। न्यूरॉन में हमारे पास ये रहा एक्सॉन, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसे डिटेल में पढ़ रहे हैं ताकि हम कंडक्शन जान सके, ठीक है। ये इसके डेंड्राइट्स हैं। तो डेंड्राइटिक स्ट्रक्चर इंपल्स को लेकर आए और हम उससे आगे बढ़ा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सॉन, ठीक। अब बच्चे क्या हुआ, इस एक्सॉन में हमारे पास सेगमेंटली एक्टिवेशन होगी। हम हमेशा एक्सपेक्ट कर रहे हैं जनरेशन पूरी हुई होगी पूरे एक्सॉन में, बट ऐसा नहीं होता। हमारे पास पहले एक छोटा सा सेगमेंट एक्टिवेट हुआ होगा, इतना सा, ठीक है। अब ये एक्टिवेट हुआ है, अब इसके बाद ये दूसरा रीजन यहाँ पे एक्टिवेट होगा। अभी ये पहला रीजन ही एक्टिवेट हुआ है, ये वाला पहला वाला रीजन, ये वाला, ये। अब इसके बाद ये पहला रीजन जब एक्टिवेट हो गया, ये दूसरे रीजन और दूसरे सेगमेंट के लिए एक स्टिमुलस की तरह काम करेगा। जैसे हमारा हमें स्टिमुलस मिला तो ये पहला रीजन एक्टिवेट हुआ, वैसे अब दूसरे सेगमेंट को एक्टिवेट होने के लिए पहला रीजन जो है उसका एक्टिवेशन स्टिमुलस की तरह काम करेगा। ये एक्टिवेट हुआ पहला सेगमेंट, तो सेकंड वाले को भी स्टिमुलस मिलेगा, ठीक है। तो बच्चे अब इंपल्स आगे की तरफ बढ़ेगी, ठीक है। तो बच्चे इसलिए लिख रही हूं मैं आगे, इंपल्स माइग्रेट सेगमेंट बाय सेगमेंट, वो सेगमेंट बाय सेगमेंट ट्रांसमिट होती है। एंड depolarization of first segment of axon
मैम सुनाई नहीं दे रहा, क्या बोल रहे हो? मैम आप ऑडिबल नहीं हो। तो बच्चा थर्ड स्टेप यानी कि रीपोलराइजेशन, डीपोलराइज हो गया था स्ट्रक्चर। अब एक एक करके हर एक सेगमेंट जो है वो एक्टिवेट हो रहा था, लेकिन पहले वाले सेगमेंट को वापस से रेस्टिंग स्टेट में आना था, यानी कि उसको रीपोलराइज होना था। तो रीपोलराइजेशन इज द नेक्स्ट स्टेप, यानी कि रेस्टिंग पोटेंशियल पे आना। डीपोलराइजेशन एक्शन था। अब बच्चे रिपोलराइजेशन के दौरान हम सेम चैनल सेम अरेंजमेंट बना रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी एक्टिविटी थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी एज कंपेयर टू डीपोलराइजेशन। पहले सोडियम चैनल ओपन हुआ था, अब सोडियम चैनल क्लोज हो जाएगा। दैट्स द सोडियम चैनल व्हिच गेट्स क्लोज ड्यूरिंग रिपोलराइजेशन। उसके बाद हमारे पास पंप है और पोटेशियम चैनल है। अब इन दोनों की एक्टिविटी की बारी है। तो ये है पोटेशियम चैनल एंड हियर इज द सोडियम पोटेशियम पंप। ये है सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। अब इसको ध्यान में रखो ये। अब बच्चे इस दौरान जो आप देख रहे हो हमारे पास इसके केस में वहां पे हमारे पास जब डीपोलराइजेशन हुई थी तो सोडियम पंप ओपन हो गया था। अब सोडियम जो अंदर की तरफ माइग्रेट किया है बेटा, अब वो अंदर बंद हो गया है। चैनल अब बंद हो जाएगा जब जैसे ही नेक्स्ट सेगमेंट एक्टिवेट होगा, वो डीपोलराइजेशन की तरफ आएगा, वैसे ही सोडियम चैनल बंद हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास अंदर पोटेशियम भी है और अंदर सोडियम भी है, और अंदर वाला चार्ज क्या है? पॉजिटिव। क्या है अंदर? पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे देखो हमारे पास अंदर पॉजिटिव चार्ज है, सोडियम अंदर ही रह गया अब जो अंदर आया था, ठीक है। तो बच्चे हियर सोडियम चैनल क्लोजेस। अब सोडियम बाहर नहीं गया है, सोडियम अंदर ट्रैप हो गया है, एंड बाय द टाइम रिपोलराइजेशन के लिए दूसरा चैनल ओपन हो जाएगा। तो पोटेशियम चैनल ओपन्स एंड सो पोटेशियम स्टार्ट मूविंग आउटसाइड। पोटेशियम जो है वो बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो बच्चे ये हमारे पास ये चैनल ओपन हो गया, ठीक है। तो सोडियम हमारे पास अंदर की तरफ है अभी ट्रैप्ड, और अंदर पोटेशियम ज्यादा था, अब पोटेशियम बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर रहा है, तो बाहर पोटेशियम आ जाएगा, ठीक है। और बाहर सोडियम ज्यादा था
तो इस तरीके से मार्क कर रही हूँ, जो एनसर्कल कर रही हूँ वो उनकी मेन पोजीशन है जो पहले थी। ठीक है, अब बच्चे पोटेशियम बाहर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो बच्चे पोटेशियम बाहर मूव करने के बाद हमारे पास पोटेशियम चैनल अल्टीमेटली ओपन होके बंद हो जाता है। ठीक है, और पोटेशियम बाहर रह जाता है और सोडियम अंदर रह जाता है। ठीक है, अब पोटेशियम के बाहर मूव करने की वजह से पॉजिटिव आयन जब बाहर चला गया, सफिशिएंट अमाउंट में वो बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से वापस से अरेंजमेंट रिटेन हो जाता है, नेगेटिव 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 चार्ज अंदर और पॉजिटिव चार्ज बाहर। यही चाहिए था हमें रेस्टिंग पोटेंशियल के लिए, यही चाहिए था। रेस्टिंग स्टेट में क्या था, अंदर नेगेटिव था बाहर पॉजिटिव था, वही आ गया चार्ज, वही चार्ज आ गया। लेकिन अभी भी दिक्कत है बच्चे, ये कंप्लीट रेस्टिंग स्टेट हो ही नहीं सकती, क्योंकि पहले क्या था, बाहर सोडियम की वजह से पॉजिटिव चार्ज हो रहा था, सोडियम ज्यादा था और अंदर की तरफ पोटेशियम ज्यादा था। बाहर अंदर सोडियम ट्रैप हो गया और बाहर पोटेशियम चला गया है, चार्ज रिटेन हो गया पोटेशियम के बाहर जाने की वजह से। लेकिन चार्ज का अरेंजमेंट जो है सिर्फ वही नहीं देखना है, वो आयंस का अरेंजमेंट भी तो है। बाहर पोटेशियम सोडियम ज्यादा होना था, अंदर ट्रैप है, अंदर पोटेशियम ज्यादा होना था, वो बाहर चला गया अभी। तो बच्चे अब काम करता है हमारा सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करेगा, अंदर जो सोडियम ट्रैप है उसको तीन सोडियम को, तो ये तीन सोडियम को एक साथ मूव करेगा और उसके साथ दो पोटेशियम को एक साथ मूव करेगा। जब तीन सोडियम बाहर की तरफ जाएंगे, सेम टाइम पे दो पोटेशियम अंदर की तरफ आएंगे, मतलब इस तरीके से हमारे पास मूवमेंट होगी। ठीक है, इसको पंप कहते हैं। तो पंप का मूवमेंट कुछ इस तरीके से हो रहा है, हमारे पास तीन सोडियम यहां से अंदर बाहर पोटेशियम से इस तरीके से वो उसने माइग्रेशन करवा दिया। ठीक है, तो बच्चे नाउ सोडियम पोटेशियम पंप moves 3 sodium outside in place of 2 potassium inside। अब बच्चे जो ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं थोड़ा सा कि 3 पोटेशियम 2 पोटेशियम अंदर क्यों जा रहे हैं और 3 सोडियम बाहर क्यों जा रहे हैं, ठीक है, उनके दिमाग का थोड़ा सा क्लियरेंस करते हैं। Na2 पॉजिटिव, K पॉजिटिव चार्ज देखो, अगर हमारे पास 2 सोडियम आ रहे हैं, 2 सोडियम आ रहे हैं तो 4 पॉजिटिव, 2 पोटेशियम आ रहे हैं तो 2 पॉजिटिव। बाहर क्या करना है हमें, बाहर क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज मेंटेन करना है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो इसीलिए सफिशिएंट अमाउंट में हमारे पास सोडियम बाहर जाता है, आयनिक अरेंजमेंट है, ठीक है, सफिशिएंट है हमारे पास, लेकिन सफिशिएंट अमाउंट में बाहर पॉजिटिव चार्ज को रिटेन रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा सोडियम बाहर चला जाता है, जो ज्यादा से ज्यादा अंदर भी आया था। ठीक है, तो बच्चे बाहर पॉजिटिव चार्ज को मेंटेन करना है, इसीलिए सेम टाइम पे हमारे पास कम पॉजिटिव चार्ज अंदर आता है एज कंपेयर टू सोडियम जो ज्यादा अमाउंट में बाहर जा रहा है, ताकि बाहर पॉजिटिव चार्ज रिटेन हो सके, ज्यादा मेंटेन हो सके। ठीक है, ज्यादा मेंटेन हो सके इसीलिए। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव का अरेंज